नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है। जी हाँ, संविधान दिवस। आप सभी को संविधान दिवस की शुभकामनाएं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि संविधान दिवस और उससे जुड़ी कुछ बातें। हर साल 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत के लिए दिन बेहद खास और काफी अहमियत रखता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में इसी दिन 1949 में भारत के संविधान को अपनाया गया था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। लेकिन 26 नवंबर को इसलिए खास माना जाता है क्योंकि इसी दिन संविधान को अंतिम रूप दिया गया था। दूसरी खास बात यह कि ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। इसकी विशालता का कारण यह कि इसमें भारत की विविधता और जटिलताओं को अपने भीतर समाये हुए हैं। वहीं भारतीय संविधान की मूल प्रति हाथ से लिखी हुई है। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इटैलिक स्टाइल राइटिंग में लिखा था। यह प्रति भारत के संसद भवन की सेंट्रल लाइब्रेरी में हीलियम गैस से भरे शीशे के बॉक्स में सुरक्षित रखी हुई है। इसको 2 साल 11 महीने और 18 दिन में तैयार किया गया था। अंतिम रूप मिलने से पहले भारतीय संविधान के पहले ड्राफ्ट में करीब 2000 संशोधन किए गए थे। ये दर्शाता है कि संविधान को बनाने में कितनी मेहनत और विचार विमर्श किया गया था। वहीं संविधान पर हस्ताक्षर करने वालों में 15 महिलाएं भी शामिल थी। यह दर्शाता है कि संविधान सभा में महिलाओं की भागीदारी भी कितनी महत्वपूर्ण थी। भारतीय संविधान के अंग्रेजी संस्करण में कुल 1,17,369 शब्द हैं। ये दर्शाता है कि संविधान कितना विशाल है। संविधान की आत्मा कही जाने वाली प्रस्तावना को अमेरिकी संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में अब तक 124 बार संशोधन हुआ है, लेकिन प्रस्तावना में कभी कोई बदलाव नहीं किया गया है। 26 जनवरी 1950 को ही अशोक चक्र को बतौर राष्ट्रीय चिन्ह स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को 6 भागों में बांटा गया है। वहीं भारतीय संविधान कई देशों से प्रेरित भी माना जाता है। इन देशों में ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा, जापान और रूस शामिल है। तो यह हमारे भारतीय संविधान की खास विशेषताएं। संविधान दिवस पर राहुल गांधी ने कहा कि संविधान अहिंसा का रास्ता दिखाता है। संविधान सत्य और अहिंसा की किताब है। संविधान हिंसा की इजाजत नहीं देता। उन्होंने कहा कि जहां भी हमारी सरकार आएगी, हम वहां जातिगत जनगणना कराएंगे। अगर पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी ज्यादा है तो उनकी भागीदारी कम क्यों हो। उन्होंने कहा कि आपको कंपनियों के मालिक दलित या ओबीसी नहीं मिलेंगे। उन्होंने आगे कहा कि मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान की किताब नहीं पढ़ी है। हिंदुस्तान की हजारों साल की सोच और 21वीं सदी में हिंदुस्तान की जो सोशल एम्पावरमेंट की जो सच है, आम्बेडकर जी, फूले जी, बुद्ध, भगवान गांधी जी की वह इसके अंदर है। आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, केरल में नारायण गुरु जी, कर्नाटक में बसवन्ना जी, पुणे के शिवाजी महाराज, हर स्टेट में आपको ऐसे 2-3 नाम मिलेंगे जिनकी सोच इस किताब में आपको मिलेगी। राहुल ने कहा कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसमें सावरकर जी की आवाज है क्या? इसमें कहीं भी लिखा है कि हिंसा का प्रयोग करना चाहिए? इसमें कहीं लिखा है कि किसी व्यक्ति को मारना चाहिए, डराना चाहिए या काटना चाहिए? यह सत्य और अहिंसा की किताब है। यह हिंदुस्तान का सत्य है और यह अहिंसा का रास्ता दिखाता है। कुछ दिन पहले तेलंगाना में हमने जातिगत जनगणना का काम भी शुरू किया है। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर मरण व्रत शुरू करने से पहले यानी भूख हड़ताल शुरू करने से पहले संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पंजाब पुलिस उन्हें लुधियाना स्थित डीएमसी अस्पताल लेकर गई है। कोई व्यक्ति उन तक न पहुंचे, इसके लिए अस्पताल के आसपास के एरिया को सील कर दिया गया है। अस्पताल में डल्लेवाल कुछ नहीं खा पा रहे। उनको हिरासत में लिए जाने के बाद अब किसान नेता और पूर्व फौजी सुखजीत सिंह हरदो झंडे खनौरी बॉर्डर पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि अगर वे इस अनशन के दौरान मर जाते हैं तो उनका शव यहीं रहेगा और दूसरे किसान भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। वहीं तेलंगाना सरकार ने अडानी ग्रुप के 100 करोड़ रुपए का डोनेशन का ऑफर ठुकरा दिया है। यह डोनेशन यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए दिया जा रहा था। सोमवार को यह जानकारी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। रेड्डी ने कहा कि अडानी ग्रुप के मौजूदा विवाद की वजह से फैसला लिया गया है। डोनेशन लेने से राज्य सरकार और मेरी खुद की छवि को नुकसान
पहुंच सकता है। सरकार की ओर से रविवार को ही अडानी ग्रुप को एक चिट्ठी भेज दी गई है। इसमें अडानी ग्रुप से यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर न करने का अनुरोध किया गया है। कई कंपनियों ने यूनिवर्सिटी को फंड दिया, लेकिन तेलंगाना सरकार ने अब तक किसी भी ग्रुप से अपने खाते में एक भी रुपया नहीं लिया है। 28 नवंबर की शाम 4 बजे झारखंड की नई सरकार शपथ लेगी। इसकी तैयारियां तेज कर दी गई है। हेमंत सोरेन के चौथे शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया ब्लॉक के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि राहुल गांधी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, दीपंकर भट्टाचार्य सहित कई बड़े नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। सबको न्योता दिया गया है। समारोह रांची के मोरहाबादी मैदान में होगा। खबर है कि हेमंत सोरेन के साथ 10 से 11 मंत्री शपथ ले सकते हैं। इंडिया ने नए मंत्रिमंडल के लिए 5-1 का फॉर्मूला तय किया है, यानी 5 विधायक पर 1 मंत्री। इस तरह जेएमएम से 6, कांग्रेस से 4 और आरजेडी से 1 मंत्री शपथ लेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर सवाल उठाते हुए बैलेट पेपर से चुनाव की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं जो कहना चाह रहा हूं उसे हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मानते हैं। जितनी भी शक्ति लगाकर SC, ST, OBC, गरीब तबके के लोग, छोटे समुदाय के लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फिजूल जा रहा है। हमको ईवीएम नहीं चाहिए, बैलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए। उनको वो मशीन अपने घर में रख लेने दो, या पीएम मोदी के घर में रहने दो, या अमित शाह के घर में रहने दो। अहमदाबाद में बहुत सारे गोदाम बने हैं, वहां ले जाकर रख लेने दो। हमको बैलेट पेपर पर चुनाव चाहिए। भाजपा पर तंज कसते उन्होंने कहा कि उस वक्त आपको मालूम होगा कि तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। लेकिन इस तरह के बयानबाजी करने के बजाय खड़गे जी और पूरी कांग्रेस पार्टी को आम जनता में विश्वास दिलाना होगा कि ईवीएम गड़बड़ करती है और बैलेट पेपर सही होगा। यदि इस तरह का विश्वास दिलाएंगे तभी उनकी जीत मानी जाएगी। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के पास 2 बोरियों में एक अज्ञात महिला के शव के टुकड़े मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार सफाई कर रहे श्रमिकों को बोरियां दिखी। जब उन्होंने बोरियों को खोला तो उसके अंदर शव के टुकड़े मिले। श्रमिकों ने बिना देरी किए पुलिस को फोन किया और शव के टुकड़े मिलने की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में ले लिया गया। तलेगांव धाबाड़े पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि शिरगांव फाटा क्षेत्र की सफाई कर रहे श्रमिकों ने सोमवार दोपहर शव देखा और पुलिस की इसकी सूचना दी। किसी भी जगह महिला के शव के टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान होगा कि एक बार शव के टुकड़ों को किस तरह से पूरे मीडिया पर किस तरह से दिखाया गया था। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।